Good morning, sir. Dear student, today our topic will be related sentence and their types. This is a very essential and important chapter for us because if we translate any type of sentence from Hindi to English, so we have to know that subject, verb and object. Without taking the knowledge of subject, verb and object, we are not able to translate any types of sentence from Hindi to English. At first we have to know about to take the knowledge of subject, verb and object. So we have to know that sentence. So what is sentence and how many types of sentence? We have to know about the types of sentence. So in this chapter we will yesterday what is sentence and how many types of sentence. तो we will know about the types of sentence. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। जब तक हम लोग वाक्य बनाने के लिए नहीं जानते हैं, वाक्य क्या है इसको नहीं जानते हैं, तब तक हम लोग कोई भी वाक्य को एक भाषा से दूसरे भाषा में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग वाक्य क्या है, वाक्य का कंसेप्ट लेना, वाक्य को जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी सेंटेंस के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस का परिभाषा दिया गया, व्हाट इज सेंटेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस यानी वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, दिस इज वेरी एसेंशियल क्वेश्चन फॉर यू। वाक्य क्या है इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ दोज वर्ड्स, दिस इज नॉट अ सिंगल वर्ड, द सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो नॉट एवरी टाइप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब हो गया वाक्य उन सारे शब्दों के समूह को कहेंगे, सारे शब्दों के समूह को नहीं, उन सारे शब्दों के समूह को कहेंगे जो एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ की रचना करता है। जब तक पूर्ण अर्थ की रचना नहीं करेगा तब तक व्याकरण ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य नहीं मानेगा, क्योंकि व्याकरण को चाहिए शुद्ध और सटीक। जब तक शब्द का सही अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक वह शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। जस्ट आई एम क्लियर योर कंसेप्ट बाय दिस एग्जांपल। आप पहला एग्जांपल तो देखिए, राम इज, अगर हम राम एक सब्जेक्ट का काम करें जो कि नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, तो राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, राम इज को देकर के अगर आप छोड़ देते हैं, इसके साथ पूरा वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो व्याकरण इसको वाक्य नहीं मानेगा, क्योंकि इसमें भी दो शब्द है, एक सब्जेक्ट है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसमें नहीं यूज किया गया और आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देकर के छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं, ये वाक्य आपका अनकंप्लीट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है। ऑब्जेक्ट में आप डाल दीजिए राम इज हुआ तो एक वाक्य बन जाएगा। अगर आप जो है उसके बारे में, राम के बारे में आप नहीं लिख रहे हैं, अगर मेन वर्ब डाल रहे हैं राम इज गोइंग, तो यह एक वाक्य हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब डाल ही दिए तो मेन वर्ब जब तक आप नहीं डालिएगा तब तक इसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए राम इज को एक अनकंप्लीट सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, लेकिन मेन वर्ब नहीं लिखा, इसलिए वह वाक्य नहीं करेगा। राम इज गोइंग, राम इज डांसिंग, राम इज कमिंग, राम इज ईटिंग लिखिएगा, वाक्य हो जाएगा। या राम इज ए बॉय, राम इज स्टूडेंट, नहीं, राम इज ऑनेस्ट, तो एक वाक्य हो सकता है, क्योंकि इसमें जब तक आप ऑब्जेक्ट रूपी कोई वर्ड नहीं डालिएगा या मेन वर्ब नहीं डालिएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, तब तक यह वाक्य नहीं करता। दूसरा देखिए, राम डांसेस, क्योंकि राम एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि नाउन है, डांसेस जो कि मेन वर्ब है, यानी डांस करने का काम करता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी यह कंप्लीट वाक्य है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब का यूज किए। ऑब्जेक्ट डालिएगा तो भी, नहीं डालिएगा तो भी। आप यदि राम डांसेस ऑन द स्टेज तो भी एक वाक्य हो जाएगा, है। या आई एम कमिंग हियर लिखिएगा, एक मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक वाक्य हो सकता है। या राम टीचर्स भी लिखिएगा तो ये भी एक आपका एक सेंटेंस हो जाएगा। मी नहीं भी लिखिएगा, टीचर्स लिख दीजिएगा तो ये आपका एक वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा कि इस मेन वर्ब और सब्जेक्ट अगर दो शब्दों का कॉम्बिनेशन हो गया तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी, रेस्ट रहेगा तो भी वाक्य बनेगा, और आप सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बदौलत आप एक सेंटेंस को कंपोज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बदौलत आप वाक्य नहीं बना सकते, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट डालना होगा। इस उदाहरण द्वारा आपको क्लियर हो गया कि वाक्य क्या है। सारे शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहेगा, उन्हीं सारे शब्दों के समूह को
वाक्य आ जाएगा जो एक पूर्ण अर्थ की रचना करता हो। पूर्ण अर्थ देने वाले शब्द के समूह को ही वाक्य कहा जाता है। परिभाषा से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वाक्य उन सारे शब्दों के समूह को कहते हैं जो एक पूर्ण अर्थ की रचना करता हो। इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको यह इस बात का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे शब्द का समूह वाक्य कहलाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को परिभाषित करने के बाद हमें यह जानना पड़ता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, जो सेंटेंस हम लोग अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम लोग कह सकते हैं देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कहीं आप 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़िएगा। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं और कुछ बुक में आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के भी पढ़िएगा। तो देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट को वो दिखाता है। असर्टिव सेंटेंस नहीं। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा आदेश से संबंधित वाक्य को हम लोग बनाते हैं, इसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशसूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। एक और होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, जो कि इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। और टाइप्स ऑफ मेनली 4 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के भी होते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, केवल असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, जो किसी भी कथन को, स्टेटमेंट को, किसी भी फैक्ट को, तथ्य को या किसी भी इवेंट को एक्सप्रेस करता है यानी अभिव्यक्त करता है, इसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो किसी घटना को या किसी कथन को या किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करता है या अभिव्यक्त करता है, ऐसे सेंटेंस हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा राम, चलिए एग्जांपल हम लोग जान लेंगे असर्टिव सेंटेंस का। तो असर्टिव सेंटेंस एक फैक्ट को, एक स्टेटमेंट को या किसी भी प्रकार के इवेंट को एक्सप्रेस करता है। असर्टिव सेंटेंस का 2 भाग होता है। पहला भाग होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव सोच लेकर के चलता है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका निगेटिव सेंटेंस, जो कि निगेट करता है। निगेट करने वाले सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस का भाग है। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटते हैं। एक है गया आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब हो गया ये आपका निगेट कर रहा है, निगेटिव का वर्क कर रहा है, निगेट कर रहा है, इसलिए इसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी नहीं वाला, मतलब इसको समझिए नहीं का बोध कराने वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जैसे लिखते हो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। क्योंकि यह टेंस का वाक्य नहीं है लेकिन प्रेजेंट टाइम को जरूर शो कर रहा है, राम एक लड़का है, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी बात हम लोग निगेटिव में अगर लेकर चलते हैं तो नहीं सब कुछ में जोड़ देंगे, राम एक लड़का नहीं है, राम इज नॉट ए बॉय, राम इज नॉट अ बॉय, राम एक लड़का नहीं है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लेकर चलते हैं, जैसे सी कम्स, सी थर्ड पर्सन का सिंगल नाउन नंबर है, इसलिए हम जो है सी के साथ भर का पहचान लगाए, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। सी कम्स हियर, वह यहां आती है, ऐसी का निगेटिव बनाएंगे तो वह यहां नहीं आती है। इसका मतलब है सी डजंट, सी डज नॉट कम हियर, कम हियर। टेंस का भी सेंटेंस हो सकता है, किसी भी टेंस हो सकता है। याद लीजिए राम टाउट मी, राम ने मुझे पढ़ाया, राम ने मुझे नहीं पढ़ाया, इसका नेगेटिव मतलब कि राम क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें डिड का प्रयोग है, राम डिडंट या डिड नॉट। अब तब जो है टाउट का प्रयोग किए वीडियो में, यहां आएगा तो D1 में प्रयोग है, राम डिडंट या डिड नॉट टीच मी। इसका मतलब राम ने मुझे नहीं पढ़ाया, राम ने मुझे पढ़ाया, राम ने मुझे नहीं पढ़ाया। I am a student, I am not a student, you are teacher, you are not a teacher। नोट लगा करके वाक्य को आपने नेगेटिव में चेंज किया। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों ही सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस का ही टाइप्स है। असर्टिव सेंटेंस का 2 टाइप्स हो गया, अफर्मेटिव
और पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेट कर रहा है इसलिए निगेटिव, यानी नॉट लगा करके वाक्य को बनाया गया। नकारात्मक यानी नकारा कर दिया, नकार कर दिया, इसलिए वो हो गया नकारात्मक। ये सकारात्मक है इसलिए इसका नाम है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए अब दूसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस which is used मतलब इसका यूज किया जाता है to ask any questions, तो ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार के प्रश्न करने के लिए किया जाता है, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस मतलब वैसा वाक्य द सेंटेंस विच इज यूज्ड जिसका उपयोग होता है टू आस्क एनी क्वेश्चन, यानी किसी भी प्रकार के एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है। यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यू हैव टू पुट इंटरोगेशन साइन एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। यू हैव टू नॉट पुट फुल स्टॉप, यू हैव टू पुट इंटरोगेशन साइन विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें शॉर्ट इंडिकेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, या इसका यस और नो में आप जवाब देते हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हैं, डू यू रीड इंग्लिश या डू यू रीड हिंदी, डू यू रीड मैथमेटिक्स, या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग दो भागों में बांटे। अब हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहले ही बता चुके थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, प्रश्न में भी इजी क्वेश्चन होता है या हार्ड क्वेश्चन होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है, नहीं सुविधा के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है आपका सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, ये सॉफ्ट मतलब होता है हल्का, जिसको कि सॉफ्ट या मुलायम होते हैं, या छू करके पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन हल्का है या भारी है, क्वेश्चन के लेवल को देख करके पता चलेगा ये हल्का है या भारी। आप एग्जाम देते हैं और आप एग्जाम दे करके आते हैं, पूछा जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, आप कहते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था, यानी आप क्वेश्चन का लेवल देखे बहुत इजी था, आपने बड़ी आसानी से उसका जवाब दे दिया, आपके नजर में वो इजी क्वेश्चन हो गया, उसी का नाम है सॉफ्ट क्वेश्चन, इसको कहते हैं सॉफ्ट क्वेश्चन। नहीं, और दूसरा होता है WH वर्ड का, WH वर्ड का ग्रुप का जो होता है उसको कहेंगे WH वर्ड, या दूसरा भाषा में ये हो गया आपका हार्ड, जो छू करके पता नहीं चलेगा, लेवल से पता चलेगा। इंट्रोगेटिव ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव है, ये WH फैमिली का है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन ही हुआ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हुआ। सॉफ्ट क्वेश्चन में भी इसका भी दो भाग होता है, एक होता है पॉजिटिव सॉफ्ट, दूसरा आपका नेगेटिव सॉफ्ट। पॉजिटिव सॉफ्ट, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव सॉफ्ट। नेगेटिव सॉफ्ट, तो ये पॉजिटिव सॉफ्ट या नेगेटिव सॉफ्ट क्या है? जैसे आपसे पूछा गया आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? ये भी एक प्रश्न हो गया, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? आप इसका जवाब लिखिएगा क्या? अगर विद्यार्थी हैं आप लिखिएगा यस, अगर विद्यार्थी नहीं है आप लिखिएगा नो। तो यू हैव टू गिव द आंसर दिस क्वेश्चन इन ओनली यस और नो, except yes or no, you have no any other option in your hand, because you have to reply the answer of that question only in yes or no. क्या आप विद्यार्थी हैं? अगर आप विद्यार्थी हैं तो yes बोलिएगा, नहीं है तो आप no बोलिएगा। yes और no के अलावा तीसरा आपके
नहीं है। इसलिए आप यस और नो में आपसे पूछा जाता है यू टीचर, लेकिन आप स्टूडेंट है तो आप बोलिए नो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम स्टूडेंट। नहीं, इसके बारे में बोलेंगे इज दिस ए बॉक्स, नो दिस इज नॉट ए बॉक्स, दिस इज ब्लैक बोर्ड। आप जान रहे हैं कि बॉक्स नहीं है, यह ब्लैक बोर्ड है, आप बोलने कीजिएगा कि नो दिस इज नॉट ब्लैक बोर्ड बॉक्स, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। अगर पूछा जाएगा दिस इज ए ब्लैक बोर्ड तो बोलिए यस दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। आप यस और नो में जवाब दीजिएगा। डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो यस बोलिएगा, नहीं पढ़ते हैं तो नो बोलिएगा, क्योंकि यस और नो में ही इसका जवाब देना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब को आगे करके सब्जेक्ट को बाद में लेकर के क्वेश्चन वाला वाक्य बनाया जाता है। दूसरा जो है क्वेश्चन का, उसके करना है WH वर्ड, WH फैमिली का। WH में हो गया जैसे व्हेन का प्रयोग कर दिए, या वेयर का प्रयोग कर दिए, व्हाट का प्रयोग कर दिए, व्हाई का प्रयोग कर दिए, हाउ का प्रयोग कर दिए, हु का प्रयोग कर दिए, विच का प्रयोग कर दिए, whom का प्रयोग कर दिए, या whose का प्रयोग कर दिए। ये सब WH फैमिली का। तो WH फैमिली में सब में WH लगा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन में हाउ में HW लेकिन WH कहीं उल्टा जगह लगा, WH का तो है इसमें कॉम्बिनेशन, यानी WH वर्ड में। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये जो है इसका जवाब देने से पहले आपके पास परफेक्ट आंसर चाहिए। जैसे पूछा जाएगा व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जगते हैं, व्हेन लगा क्वेश्चन पूछिए, व्हेन डू यू गेट अप, यानी आप कब जगते हैं। जब तक जगने का समय आप नहीं दीजिएगा, आप टाइम नहीं शुरू कीजिएगा, तब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाइएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू रीड, व्हाई डू यू रीड, आप क्यों पढ़ते हैं, तो पढ़ने के पीछे आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, आप यह काम क्यों करते हैं, सही आप कैसे करते हैं। आपसे पूछा जाएगा हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, या हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू प्रिपेयर टी। आप देखो इसमें पूछा आप चाय कैसे तैयार करते हैं या चाय कैसे बनाते हैं, तो चाय बनाने का आपको विधि बताना पड़ेगा। चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कैसे कैसे बनाया जाएगा, पानी को कब गर्म किया जाएगा, उसमें क्या क्या मिक्स किया जाएगा, कैसे आप प्रिपेयर कीजिएगा और बनाने का तरीका बताइएगा। जब तक आपको तरीका पता नहीं है तब तक आप इस प्रश्न का जवाब लिख ही नहीं सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू यू स्टडी या हाउ डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो पढ़ने के पीछे आपका कारण बताना पड़ेगा, या पढ़ाई कैसे करते हैं, पढ़ाने आपका पढ़ाई करने का तरीका कैसा है, मेथड कैसा है, इस मेथड को बताइएगा। अर्थात WH वर्ड वाले क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए सही कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो ही आप इसका जवाब दे पाइएगा। पहले सोचना पड़ेगा, आपको इसका परफेक्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा, तब आप इसका जवाब दे पाइएगा, नहीं तो आप यू विल बी अनएबल टू गिव द आंसर ऑफ WH। इसमें आप क्या कीजिएगा, हाँ या नहीं में पहले सोच लीजिएगा कि मैं इससे बिलोंग करता हूं या नहीं करता हूं, तो यस बोलोगे, नहीं करता हूं तो नो बोलोगे, क्योंकि यस और नो में ही इसका जवाब दिया जाएगा। इसके बारे में बोलेंगे दिस ए चौक, आप देख रहे हैं कि चौक है, बोलेंगे यस। इसके बारे में बोलेंगे दिस ए पेन, बोलोगे नो दिस इज नॉट ए पेन, दिस इज चौक, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह पेन नहीं है, ये चौक है। क्योंकि आप तुरंत जो है क्विकली आप इसको बोल सकते हैं यस और नो में, लेकिन इसको तुरंत नहीं बोल सकते। जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा और आप जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न पूछने वाला वाक्य होता है आपका इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। इसके बाद है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया आपका इंपरेटिव, जिसको आदेश सूचक वाक्य भी कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस परिभाषित जैसे करें द सेंटेंस which expresses order मतलब आदेश, रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, किसी का आप एडवाइस कर रहे हैं, डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं, या बूढ़े बुजुर्ग लोग अनुभवी व्यक्ति आपको सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, कोई भी काम करने का सजेशन दे रहे हैं, सजेशन। तो विच द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस या विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन etc आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे।
फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आप रखिएगा, ये है आपका क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। सजेशन मतलब सलाह, एडवाइस देना, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस देना नहीं। तो जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कम हियर, यहां आओ, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, पानी लाने का उसको ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, कृपया आप वहां चले जाइए। नहीं, आप बड़ों को भी बोल सकते हैं, प्लीज गो देयर, कृपया आप क्या कीजिए, वहां जाइए। प्लीज लगा करके आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गो देयर, कृपया आप वहां जाइए। प्लीज गिव मी योर मोबाइल, कृपया आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, क्योंकि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देना या देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद एडवाइस, डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, टेक दिस मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, होता है टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, यानी सही समय पर आप इस दवा को लीजिए, सही समय पर दवा लीजिए, सही समय पर लीजिएगा आप ठीक होइएगा, नहीं लीजिएगा तो आप बीमार का ही पड़े रहिएगा। इसलिए वो आपको एडवाइस कर रहा है, सजेशन, बड़े व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या करते हैं, एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करने का सलाह दे रहे हैं। Every day in the morning, every day in the morning, प्रत्येक दिन सुबह में आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। यानी एक्सरसाइज करने का आपको सजेस्ट कर रहा है आपको, या एग्जाम में भी आपको सजेस्ट करते हैं आपके टीचर, ऐसे करो ऐसे करो, आपका मार्क्स आएगा इस ढंग से करो। ये सजेस्ट करना भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन देते हैं, इसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और लास्ट जो आपका सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वी हैव टू लर्न अबाउट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपका चौथा सेंटेंस है वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चौथा लास्ट जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसा वाक्य जो विस्मय के समय, यानी विस्मयादिबोधक, तो विस्मयादिबोधक एक चीज भी होता है, इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चीज। You have to put exclamation sign with exclamatory word और sentence। exclamatory word और sentence के साथ जो है exclamation sign का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें exclamation को शो करते हैं उसको exclamatory sentence कहते हैं। लिखेंगे the sentence which is used to express, मतलब व्यक्त करना, some sudden मीन्स होता अचानक, अकस्मात, sudden feeling और इमोशन, such as happiness, मतलब प्रसन्नता, sorrow मतलब दुख की घड़ी, प्रसन्नता की घड़ी में या खुशी की स्थिति में या दुख की स्थिति में, एंड सरप्राइज, किसी को सरप्राइज देने के लिए, आश्चर्य, सरप्राइज, हैप्पीनेस, ग्रो एंड सरप्राइज कंडीशंस। कंडीशन नहीं हो सकता है सरप्राइज। तो कहने वाला ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग अचानक हमारी भावना को अभिव्यक्त करने में, जैसे प्रसन्नता की घड़ी में, दुख की घड़ी में या सरप्राइज कंडीशन में हम लोग करते हैं। एकाएक जो मुंह से निकल जाता है, अकस्मात जो हम लोग बोल देते हैं, बिना सोचे विचारे तुरंत मुंह से निकल जाता है, एकाएक निकल जाता। तो इस कंडीशन में आने के बाद एकाएक निकल जाता, नहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होता, खुद निकल जाता। तो इसको कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो कौन कंडीशन में, हैप्पीनेस की स्थिति में, सराव की स्थिति में, सरप्राइज की स्थिति में। अब जैसे हैप्पीनेस, प्रसन्नता, जब प्रसन्नता कब होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं या आपके कोई दोस्त या आपके फैमिली की
कोई मेंबर अच्छा काम करता है, आपके छोटे कोई अच्छा काम करता है, कोई कप जीत करके आ गया, कोई रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट से पास कर गया, आप उसको शाबाशी देते हैं, खुशी से आपका पीठ ठोक देते हैं, मारते नहीं है, पीठ ठोक देते, शाबाश तूने बहुत अच्छा किया, आपने मैच को जीत लिया, आप बोलते शाबाश ब्रेवो। आप जैसे किसी को ब्रेवो बोलता, ब्रेवो ये बहादुरी को प्रकट करता, ब्रेवो, ब्रेवो मतलब शाबाश या बहादुरी दिखा रहा, ब्रेवो। इसके साथ आप ये चीज का प्रयोग किए, एक्सक्लेमेशन का, ब्रेवो you have won this race, आप इस रेस को या मैच को जीत लिए तो बोल दिए दिस मैच, आपने इस रेस को, रेस मतलब दौड़ होता है, मैच मतलब खेल होता है, क्रिकेट, शाबाश आपने मैच को जीत लिया, शाबाश आपने रेस को जीत लिया, यानी इस दौड़ को आप जीत लिया, दौड़ में आप सफल हो गए, सफलता के लिए आप उसकी बहादुरी को सलाम देते हैं, या जिसने बहादुरी वाला काम किया इसलिए आप ब्रेवो बोल करके उसका उत्साह को बढ़ाते हैं ताकि आने वाले समय में और उससे बढ़िया करे, नहीं आप उसको शाबाशी दे देते हैं, शाबाशी दे करके उत्साह को बढ़ाते हैं ताकि फिर दूसरा मैच होगा या दूसरा कोई गेम होगा, दूसरा कोई स्पोर्ट्स होगा, दूसरा कोई रेस होगा, उसमें और ही इससे अच्छा करे, इसलिए आप शाबाशी दे करके उसको, उसकी बहादुरी को आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ब्रेवो ये खुशी की भावना की इजहार हो रहा है, वेल डन, किसी को तो वेल डन करके बोलते हैं, वेल डन क्या हो गया, वो भी प्रसन्नता की भावना को दिखाता। अगर स्लो दुख, दुख कब होता है जब आपकी आत्मा को ठेस पहुंचता है, दुख तब होता है जब आपको कष्ट होता है, ये करके फीलिंग कर लिए मैं ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट करके मर जाता है तो आप खुश नहीं होते हैं बल्कि दुख हो जाते हैं कि हाय बेचारा मर गया, हाय बोलते हैं, वहां शाबाश नहीं बोलते हैं, हाय, हाय क्या हो गया, दुख को, ओह क्या हो गया, ओह, तो वो शब्द क्या हो गया, आपको अंदर से फील हो रहा है कि हमको अंदर से आई फील रियली सॉरी, मतलब वास्तव में हम जो है सॉरी महसूस करते हैं, तो आप वो शब्द का प्रयोग करते हो, है क्या लिखते हैं, एलास, एलास मतलब होता हाय, एलास हाय, दैट पर्सन वह व्यक्ति गोट एक्सीडेंट, सारा एक्सीडेंट, आपको क्या होगा, खुशी ना हुआ बल्कि आप दुख प्रकट कर रहे हैं, लास्ट हाय कर करके जो आप क्या करते हैं, दुख को प्रकट करते हैं, तो दुख को प्रकट करने के लिए आप इलाज का प्रयोग करते हैं, ओह ये ओ शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं आप आश्चर्य होता, आश्चर्य मतलब कोई एकाएक चमत्कार हो गया, आप आश्चर्य, अरे ये क्या हो गया, हे व्हाट हैपेंड हियर, हे व्हाट हैपेंड हियर, अब हे शब्द क्या हो गया, जैसे खिलाड़ी लोग देखते हुए हे हाय हियर, क्या क्या कर रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए था, हो गया, हे व्हाट हैपेंड देयर, अरे वहां क्या हो गया, एकाएक आपको आश्चर्य हो गया देख करके, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्य आपको दो स्थिति होता है, कोई बहुत बड़ा चमत्कारी काम करता है, आपको विश्वास ही नहीं था कि यह लड़का ये इतना बड़ा चमत्कारी काम कर सकता है, लेकिन चमत्कारी काम कर लिया तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, और आप उस पर बहुत विश्वास करते थे कि अच्छा करेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाया तो भी आपको आश्चर्य होगा। किसी लड़का को अनुमान लगाते हैं कि लड़का फर्स्ट श्रेणी से पास करेगा, प्रथम श्रेणी से पास करेगा, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, लेकिन लड़का फेल कर गया, आपको आश्चर्य हो गया, ये तो इतना मेहनत करता था, इतना डिलीजेंट था, इतना लेबोरियस था, कैसे इतना कम नंबर ले आया, कैसे ये लड़का फेल कर गया, कैसे थर्ड श्रेणी से पास कर गया जबकि 80% लाने के लायक था, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि लगता है जरूर गड़बड़ हुआ है, इसलिए या तो कोई परीक्षा जो एग्जामिनर था वो गलत तरीके से कॉपी का इसका इवैल्यूएशन किया, जिसके चलते ये लड़का फेल कर गया, आपको आश्चर्य हो, या कोई कमजोर लड़का आज तक कभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाता तो भी आपको आश्चर्य होता है, इस लड़के कैसे फर्स्ट डिवीजन कर गया, इतना मार्क्स कैसे आ गया, कहने का मतलब हो गया आशा से ज्यादा सफलता मिल गया तो भी आश्चर्य हो जाएगा, आशा से कम सफलता मिला तो भी आश्चर्य हो गया, आश्चर्य की स्थिति में भी हम लोग हे वगैरह सब का प्रयोग करते हैं, जैसे एच का प्रयोग हे, तो व्हाट हैपेंड, ये हे शब्द क्या हो गया, आश्चर्य। इस प्रकार हमने देखा कि आश्चर्य के कंडीशन में हम लोग हे या है ये शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं, और वो एलास, तो ये हो गया कि इमोशन, सर मतलब इमोशन हमारी भावना जो है उसको तुरंत प्रकट करके जो है बोल देता है, अंदर से इमोशन हम लोग हो जाते हैं, हाँ, इसलिए हमारे मुंह से गायब निकल जाता
study at first we have to know the types of sentence. Now, without taking the knowledge of types of sentence, we will be unable to make any types of content, any types of paragraph, any types of story. Will be impossible for us. So at first we have to know about the types of sentence. इसलिए यह आपके लिए बहुत इसेंशियल है. प्रत्येक क्लास की स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है. सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. हाँ, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए मैं फिर जो है अगले दिन फिर एक नए टॉपिक लेकर के आएंगे. और अगर जो व्यक्ति जो व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं उससे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड try to like and also share this video with your friend so that our notification will be continue in your mobile. That's all. Thanks to everyone.